So now let's come to the yellow ray and the connection of yellow ray with marriage. शादी और हमारी सोलर चक्र या पीली किरण का ताल्लुक। हम एक शादीशुदा रिश्ते की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अ, हम एक शादीशुदा रिश्ते की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शादी के उस स्थान पर निरंतर वापसी को प्रोत्साहित करते हैं जहां दो आत्माएं जीवन भर के समर्पित प्रेम के मंदिर मंदिर का निर्माण करने के लिए निर्माता के साथ एकजुट हुई हैं। मतलब कि हम इस बात का प्रोत्साहन करते हैं, एनकरेज करते हैं कि शादी का जो रिश्ता है, जहाँ पर रोज़ दो आत्माएं लौटकर उस जगह पर जाती हैं जहाँ पे ईश्वर के आशीर्वाद से वो दोनों एक हुई हैं और जिंदगी भर के लिए प्रेम का एक मंदिर अपने घर को, अपने रिश्ते को बनाने के लिए पूरे दिल से काम कर रही हैं। उस तंबू की शांति में चले जाओ जो हृदय के भीतर है। उस साझा मौन में चले जाएं। ओके, उस साझा मौन में चले जाएं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सृष्टिकर्ता को बोलते हुए सुन सके। मतलब कि आप मेडिटेशन में जाएं, शांति से बैठें और अपने वहाँ पर आपके मन में जो ईश्वर आपको बोल रहा है उसे सुने। प्यार का प्यार को वैसा ही रहने दें जैसा वो है, लेकिन जिस प्यार को आप जानते हैं उसे कम ना होने दें और जिसे आप अब प्यार के रूप में जानते हैं उसका समर्थन ना करें। ओके, लेट मी जस्ट confirm this in English. Let love be that which it is. मतलब प्यार जो ब्रह्मांड ने जिस तरह से प्यार को बनाया है, प्यार को वैसे ही रहने दो, उसको कॉम्प्लिकेट मत करो। और जिस प्यार को अब आप जानते हो, नॉट टू अनगर्ड एंड सपोर्ट दैट विच यू नो नाउ एज लव, और जिस इंसान को आप जाते हो नहीं, इस धरती के ऊपर जिस चीज को आप लोग प्यार कहते हो उसको सपोर्ट नहीं करना है, उस रूप में प्यार नहीं करना है। Okay, but allow a love which you know not to ungird and support that which you know now as love. सीधी भाषा में क्यों नहीं लिख सकती थी माँ? तो सही कह रही है वो कि यहाँ पर इस धरती पर जो जिंदगी हम जीते हैं और यहाँ पर हम जिसे प्यार समझते हैं वो प्यार नहीं है। प्यार वो है जिसे ईश्वर ने शुद्धता से बनाया, पवित्रता से बनाया, जिसमें कोई शर्त नहीं है, जिसमें कोई अटैचमेंट नहीं है, वो प्यार है। उस प्यार को वैसे ही रहने दो। उसे कम ना होने दें और अपने दिल में एक दूसरे के लिए प्यार को बनाए रखना है, उसे कम नहीं होने देना है। अगर हमने इस जन्म में शादी की है तो ये मुमकिन है कि हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की मीठी यादें जो हैं, हमने बहुत सारी ऐसी यादें जी होंगी और उसका मज़ा उठाया होगा, लुत्फ़ उठाया होगा। और शादी के दिनों की जो सुंदरता, हँसी, खेल, ये वो मस्ती, वो भी अ, हमने एक साथ एक तरह से जिया है। अम, मेरे पास मेरी शादी के कपड़े और हेयर डो, मतलब कुछ विग वगैरह लगाई होगी, वो उसके लिए मेरे मन में एक खास प्रेम है। और मेरे साथ जो मेरी सहेलियां जो क्रिश्चियंस में ब्राइड्समेड्स होती हैं, अम, वो थी और उनकी वो छोटी छोटी बातें शादी के दिनों की, शादी के समय की, वो मेरे लिए बहुत खास हैं। अम, सबसे बड़ी मुश्किल मेरे लिए ये थी, कैटलिस्ट था, माध्यम उत्प्रेरक था कि बच्चा पैदा करना, कि करूं या ना करूं, शादी करना, शादी करूं या ना करूं। ये जो दो फैसले होते हैं,
अम, बच्चा पैदा करने के अलावा वो एक बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन उसके अलावा शादी करना है या नहीं, ये हम अपने 16 प्लेक्सस से ये फैसला लेते हैं। बच्चे पैदा करने का मेरे ख्याल से सेक्रल चक्र का होगा, ऑरेंज रे का। और वो बहुत बड़ा एक सवाल होता है इंसान की ज़िंदगी में। हिंदुस्तान में नहीं, शादी हुई तो बच्चा होना ही होना है। सुहागरात मनाई तो 9 महीने में रेडीमेड बच्चा चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। आजकल की ज़िंदगी में लोगों ने प्लान करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है और इंसान को तब तक बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, जब तक वो खुद उसकी ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। माँ और बाप अगर दोनों इक्वली ज़िम्मेदारी उठाते हैं, तभी बच्चा पैदा करो, वरना मत करो। बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ये इस पीली किरण के चक्र का सबसे शक्तिशाली फैसला है। हम अपने पूरे दिल से एक वादा तो कर देते हैं कि हम अंत समय तक हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाएंगे, और हम दिल से उस समय पर तो यही सोचते हैं कि हाँ, हम ऐसा करने का इरादा करते हैं। लेकिन सॉरी, लेकिन मैं अपने अनुभवों के उदाहरण से आपको बताऊंगी कि एक शादीशुदा जिंदगी में क्या-क्या समस्याएं आती हैं। मेरे पास मेरी दोनों शादी, मतलब 2 बार शादी हुई होगी। मेरे पास दोनों शादियों की बहुत मीठी यादें हैं, और मैं जानती हूँ कि दोनों के वक्त मेरे इरादे बिल्कुल वैसे थे जैसे मैंने अपने शपथ में कहे थे। दोनों बार मेरी पहली शादी हुई नहीं, डिड नॉट टेक। माय मोटिव इन मैरिंग वाज नॉट लव। ये क्या था? मेरी पहली शादी नहीं हुई। शादी करने का मेरा मकसद प्यार नहीं बल्कि महत्वाकांक्षी थी, मतलब एम्बिशन था कि मुझे ये करना है, वो करना है। तो जो मेरा पहला हस्बैंड था, जिम ड्यूइट, वो एक संगीतकार था, बहुत ही हुनर था उसमें, और गाने गाया करता था, फोक सॉन्ग्स, मतलब के क्या कहते हैं फोक सॉन्ग को, लोक गायक। और हमारे हाई स्कूल के इयर्स में, मेरे ख्याल से हाई स्कूल कॉलेज होगा, तो इस तरह की, सॉरी अबाउट दैट, इस तरह की रिहर्सिंग और गाने गाना और परफॉर्म करना एक साथ करते रहे, जिम और कार्ला के तरह, मतलब उसका नाम भी जिम था। तो एक साथ हम लोग करते रहे, और हम तैयार कर रहे थे खुद को कि एक बहुत बड़ा शो करेंगे, या जो भी बहुत बड़ा समय आएगा स्टेज पे करेंगे, जो भी उनके दिमाग में था। लेकिन थे वो अभी भी कॉलेज में, और जवान थे, सुंदर थे। एक साथ दोनों साथ में गाना भी बहुत अच्छा गाते थे। उन्होंने एक साथ मिलके 60 बहुत ही सुंदर और खुद अपने बनाए हुए गीत गाए और बनाए, और उनके दिल में बहुत प्रेम था और रोशनी थी, और वो दुनिया के साथ ये बांटना चाहते थे, मतलब बहुत खुशहाल थे और बांटना चाहते थे। जिम जो था एक ओरिजिनल मेडिटेशन ग्रुप जो डॉन ने शुरू किया था। अब ये उसका पहला है कि पता नहीं, क्योंकि वो तो जिम, अच्छा, ओके। तो जिम जो था वो एक मेडिटेशन ग्रुप था जो डॉन एल्किंस ने 1962 में शुरू किया था, उसका हिस्सा था। और वो और मैं, हम बहुत ऊंचे, मतलब बातें करते थे, बातें नहीं करते थे, मतलब आदर्श जो थे उनके बहुत ऊंचे थे दोनों के, और उनके इरादे बहुत नेक थे। जब पीटर, पॉल और मैरी के साथ उन्हें यात्रा करने का एक मौका मिला, प्रस्ताव मिला, तो जिम ने कहा कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, हमारे लिए एक साथ
इस तरह यात्रा पे जाना नैतिक रूप से सही नहीं है। वाओ! तो मैंने उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी। मैं जिम को बहुत पसंद करती थी और वो भी मुझे बहुत पसंद करता था। लेकिन मेरा जो प्यार था उसके लिए, वो रोमांटिक नहीं था, मतलब रूमानी प्रेम नहीं था। मैं सिर्फ गाना चाहती थी। और जैसे ही हमारी शादी हुई, जिम ने कहा कि हम टूर पर नहीं जा रहे। उसे जो अम, हमारी जिम ने आखिरकार दौरे पर ना जाने का फैसला किया जब एक ऑटोग्राफ चाहने वाला एक स्थानीय रेस्टोरेंट में हमारे पास आया। तो उन्हें प्रसिद्धि की गर्म सांस महसूस हुई और वो घबरा गए। मतलब कि जब वो लोग खाना खाने कहीं बाहर गए थे और वहां पर कोई आ गया उनके पास कि हमें ऑटोग्राफ चाहिए, तो जिम घबरा गया कि अरे बाप रे, हम कहीं भी जाएंगे हमारी तो कोई प्राइवेट लाइफ ही नहीं रह जाएगी, हर जगह लोग पहचानने लगेंगे। ओ ट्रस्ट मी, मुझे पता है, मैं खुद घबरा जाती हूँ अगर कोई इस तरह आके मुझसे कहे तो, कि आप वो हो ना, आपको वहाँ यूट्यूब पे देखा है और आपने ये किया वो किया। मैं खुद घबरा जाती हूँ। तो उन्हें वो थोड़ी घबराहट होने लगी। तो उसने अपना गिटार उठा के रख दिया और संगीत गाना और ये सब जो करियर था, इसको भी उन्होंने छोड़ दिया। वो सपना ही छोड़ दिया। मेरी पहली शादी पूरी तरह से खत्म होने का स्पष्ट कारण, मैंने अपना वादा निभाने और हमारे साथ की गई अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। तो मेरी शादी की जो वजह थी, वो तो अब धरी की धरी रह गई। तो मैंने सोचा कि मैंने जो वादा किया है, आ, उसको अब निभाने का वक्त है, और जैसा भी है जो भी है, हम दोनों प्यार से आगे बढ़ें और साथ रहें। हालांकि मुझे वास्तव में तब राहत मिली जब जिम ने मुझे 1968 में तलाक के लिए कहा। जैसा कि प्रतिष्ठित फिल्म क्लासिक गुड नेबर गुड नेबर सैम ने कहा है अपने फिल्म में मतलब स्क्रीन पे, रोमी रोमी श्नाइडर के कैरेक्टर के द्वारा उन्होंने कहा कि अ, जब ये शादी रुक गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, थम गई, जो भी हो गई, मतलब उस तरह से कि इट फेल्ट सो गुड व्हेन इट स्टॉप्ड। तो जिम ने जब उसे डिवोर्स के लिए कहा, तो कार्ल्या का कहने का मतलब है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी दूसरी शादी बिल्कुल भी शादी नहीं थी, बल्कि एक अम, हाथ उपवास था। मतलब कि शादी नहीं थी, बस कहने के लिए थी। डॉन एल्किंस को शादी का कानूनी जाल मंजूर नहीं था, फिर भी वो मेरे साथ की कामना करते थे। डॉन एल्किंस कार्ला से शादी करना चाहते थे, लेकिन लीगली शादी नहीं करना चाहते थे। वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहते थे, मतलब उसका साथ चाहते थे। मैंने डॉन की प्रशंसा की। अ, मतलब वो कार्ला को भी डॉन बहुत अच्छे लगते थे, और इसलिए हमने स्कॉटिश फैशन में एक साथ झाड़ू पर कूदकर शादी की। मतलब स्कॉटलैंड में एक प्रथा होती है जहां घर के दरवाजे पे या कुछ ऐसे झाड़ू रखा जाता है, और आप उस झाड़ू को लांग के चले जाते हो तो आप दोनों की शादी हो चुकी। ये हिंदुस्तान में भी कई जगह पर है कि झाड़ू के ऊपर से कभी लांघना नहीं चाहिए। आई डोंट नो। 1984 में डॉन की मृत्यु तक हम 16 साल तक साथ रहे। अपने तरीके से ये एक दैवीय रूप से सुखद गैर विवाह था। मतलब शादी नहीं हुई थी, लेकिन हम दोनों आपस में खुश थे और एक दूसरे का हमने साथ निभाया। मेरा तीसरा स्थायी रिश्ता मेरे वर्तमान पति, मतलब मेरा जो परमानेंट रिलेशनशिप था शादी का, वो मेरे अब के पति जिम मैकार्टी से मेरी दूसरी शादी थी। तो रही वो 3 लोगों के साथ, लेकिन शादियां 2 थी। वैसे भी जहां तक मैंने सुना है,
कि डॉन को शारीरिक संबंध पसंद नहीं था। मतलब उसे उस उसको समझ में नहीं आता था कि शादी करनी है, साथ रहना है तो शारीरिक संबंध क्यों रखना है। तो जहां तक मैं जानती हूँ वो शारीरिक संबंध नहीं रखता था कार्ला के साथ। वो सिर्फ दोनों साथ एक दूसरे का साथ देते थे। मैं दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति के साथ मिलने के अविश्वसनीय भाग्य के लिए भगवान की स्तुति करती हूँ। मतलब कि भगवान का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि मैं इस इंसान से मिली जो दुनिया का सबसे बेहतर इंसान है। मैं अभी भी अपने मिक से इतना प्यार करती हूँ कि जब मैं उसके आसपास होती होती हूँ तो सीधे देख नहीं पाती हूँ। मेरे ख्याल से वो जिम की बात कर रही है। हमारी शादी 20 साल से अधिक समय तक चली और अभी भी मजबूत चल रही है। ये कार्ला तब लिख रही है जब इस किताब के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो तब तक उनकी अंत तक उसकी शादी जिम मैकार्टी के साथ बहुत अच्छी चली। शुभ विवाह संभव है, लेकिन जरूरी नहीं है कि संभावित हो। अच्छी शादियां मुमकिन हैं, पर जरूरी नहीं है कि मुमकिन हो। ओके। उसके बाद वो कहती है कि शादी जो है कितना समय हो गया, अच्छा 16 मिनट। शादी जो ये शादी वाला जो चैप्टर है ये काफी लंबा है, तो मुझे दो हिस्सों में करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं टाइम देख रही थी। शादी जो है वो परमानेंट नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए नहीं होती है। फाइनल चॉइस इन द 21st सेंचुरी दैट इज अप्रोच्ड बीइंग इन द पास्ट। मतलब कि 21वीं सदी में विवाह स्थायी अंतिम विकल्प नहीं है, जो अतीत की बात है। पहले ऐसा होता था कि अब बस अब एक से शादी हो गई, अब इसी के साथ मेरा पूरा जन्म बिताऊंगी और घर से इसी के घर से अर्थी पर निकलूंगी और यही मेरी पूरी जिंदगी है। ये 21वीं सदी में ये जरूरी नहीं है। ये कोई अंत नहीं है जिंदगी का, और एक से ज्यादा शादियां भी हो सकती हैं। अम, स्थायित्व मतलब परमानेंसी जो है वो एक आदर्श बना रखा है, और वो आदर्श है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि शादी असफल होती है और कोई सामाजिक निंदा उसमें उस अगर कोई शादी किसी की सफल नहीं होती, दोनों की आपस में नहीं बनती, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। समाज हिंदुस्तान में तो कम से कम समाज बहुत आ, इस बारे में आज भी बोलता है। ओ डिवोर्स हो गया, ओ दो डिवोर्स हो गए, ओ तीन हो गए। ओ मुंह पे नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे बहुत कुछ बोलेंगे। और परिवार वाले तो आज भी किसी के परिवार वाले नहीं चाहते कि किसी का डिवोर्स हो। तो खास करके लड़की के घर वाले तो, लेकिन अब्रॉड इन चीजों का कोई खास मायने नहीं है। ठीक है, नहीं बनी, डिवोर्स हो गया तो क्या हुआ? जॉब अच्छी नहीं लगी, छोड़ के दूसरी ले लेते हो, तो क्या प्रॉब्लम है? आजकल जो लोग अपनी शादियों की योजना बनाते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं, उनमें से अधिक लोग कुछ ही वर्षों में अपनी यूनियन तोड़ देते हैं, मतलब अपनी शादी तोड़ देते हैं। कारण तब स्पष्ट हो जाता है जब प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना जैसा प्रसिद्ध तलाक होता है। जब उनका हो सकता है तो दूसरों का क्यों नहीं हो सकता? यहाँ ये बताती है कि प्रिंस चार्ल्स ने शादी प्यार के लिए नहीं की थी, बल्कि इसलिए की थी ताकि उसके परिवार का नाम आगे बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करने वाली कोई हो। एक बार बच्चा पैदा हो गया और एक और बच्चा पैदा हो गया, तो चार्ल्स का मन नहीं लगा कि वो अपनी बीवी के साथ वफादार रहे। वो कमिला पाकर बोल्स से प्यार करता था और कमिला ने किसी और से शादी कर ली थी, और चार्ल्स ने किसी और से शादी कर ली थी। लेकिन दोनों एक दूसरे किसी और के साथ शादी करने के बजाय के बावजूद
वो एक दूसरे से मिलते रहते थे और एक दूसरे का साथ पसंद करते थे, निभाते थे, छुप छुप के मिलते थे और उसके बाद आ, खुले तौर पर भी मिलने लगे। अगर राज डायना अ, बड़ी होती और मैच्योर होती जब ये प्रिंस चार्ल्स और कमिला की बीच में जो शर्मनाक बातें, फोन के ऊपर जो बातें होती थी, वो जब सार्वजनिक हो गई, लोगों को पता चल गई, तो ये बहुत मुमकिन है कि वो इस पर ध्यान ना देती। डायना इस पर बिल्कुल ध्यान ना देती। लेकिन जो उनका परिवार था, certainly the royal family hoped that she would, और उनका परिवार चाहता था कि वो चार्ल्स की पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप ना करे और उसको अनदेखा कर दे कि हाँ वो कर रहा है जो करने दो, तुम अपना बच्चे पैदा करने में बिजी रहो। उससे पहले, चार्ल्स से पहले बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया था। क्या तमाशा है। राजकीय शादी में बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। आशा थी कि होने वाली रानी, मतलब कि प्रिंसेस डायना, अपना फर्ज समझकर ऐसा करेगी, कर्तव्य समझकर। और उस पद पर होना एक सम्मान की बात है, जहां केवल एक खुला और प्रेमपूर्ण दिल रखकर और अपने विभिन्न कर्तव्यों को निभाकर आप पूरे देश के लोगों को मजबूत और समर्थन कर सकते हैं। मतलब कि रानी बनना और उस जगह पर रहना, उस कुर्सी पर बैठना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये तभी हो सकता है अगर आप अपना दिल खुला रखो और प्यार से अपने सारे फर्ज निभाते रहो और आप देश के सभी लोगों को एक साथ जोड़ के रखो ताकत से। अगर आप ही ढीले पड़ जाओगे तो आप देश को कैसे संभालोगे। हालांकि लेडी डायना की विरासत शाही नहीं थी, मतलब वो किसी शाही खानदान से नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छे घराने से थी, एरिस्टोक्रेटिक थी, रॉयल नहीं थी। और जब उसकी शादी हुई तो वो बहुत छोटी थी उम्र में। उसके परिवार में वो सबसे लाडली थी। जब उस वक्त आया कि वो अपना अभिमान और अपनी खुशियां अपनी शादी के वादे को निभाने के लिए कुर्बान कर दे, तो वो खुद को समझा नहीं पाई और नहीं समझ पाई कि आ, नहीं, मुझसे नहीं होगा ये, मैं नहीं कर सकती हूँ ये ऐसा। मतलब उसके मन में आया कि ये बलिदान क्यों दूं मैं, किस लिए। वो अपनी शिकायतें सार्वजनिक करने लगी और विवाद जल्दी टूट गया। मतलब वो खुलेआम इस बारे में बात करने लगी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और ये शादी टूट गई। अ, ऐसी दुनिया में जहां परंपरा का दबाव किसी शादी के जोड़े को एक साथ रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, स्पष्ट रूप से अब विवाहित रहने के लिए समाज की ओर से कोई वास्तविक दबाव नहीं है। मतलब एक दुनिया में जहां पर इस तरह का परंपरा, सभ्यता, परंपरा, संस्कार, इस तरह की बातें जब एक शाही जोड़े को एक साथ नहीं रख सकी, तो फिर एक आम इंसान की शादी में क्या कोई किसी को साथ रखने पर मजबूर कर सकता है। यहाँ तक कि हमारी शादियां अध्यक्षता करने वाले धार्मिक अधिकारियों से भी अगर हम अपनी शादी को खत्म करना चाहते हैं तो अब हमें जरूरी नहीं कि सख्त चेतावनी मिले। का मतलब even when the religious authorities who preside over our weddings, we do not necessarily receive dire warnings if we wish to dissolve। मतलब कि अब जो वो पोप हैं, पंडित हैं, जो भी हैं जो शादी करवाते हैं, उनको भी अगर कहो ना कि हमें ये शादी रद्द करनी है, क्योंकि क्रिश्चियंस में तो शादी और मुस्लिम्स में शादी को रद्द किया जाता है, तो वापस उसी पंडित के पास जाना है और वो आपकी शादी रद्द करेगा। तो वहां पर भी अब जाके जब बोलो कि हमें रद्द करनी है, अब तो ये हो गया कि कोर्ट में जाना पड़ता है, तो वो भी मतलब कुछ ऐतराज नहीं करते, वो भी समझ जाते हैं कि हाँ भाई नहीं बन रही है। तो
इससे पता चलता है, यदि हमारा समाज विवाह की संविदात्मक प्रकृति के बारे में पूरी तरह से ईमानदार होता, तो इससे हमारे लिए चीजें स्पष्ट हो सकती थी। मतलब कि ये पता चलता है हमें कि अगर हमारा समाज जो है, अगर इस शादी की बात को लेकर इतना ही सच्चा होता और ईमानदार होता, और लोग ईमानदारी से और सच्चाई से अपनी पूरी शिद्दत से अपनी शादी को निभाते, तो शायद चीजें बेहतर होती और साफ सुथरी जिंदगी होती। यदि हम विवाह को वैसे ही लेते हैं जैसे हम व्यवसाय में अन्य प्रकार के अनुबंध करते हैं, तो हम इसे तैयार कर सकते हैं। मतलब कि जैसे हम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह से अगर हम शादी को भी एक कॉन्ट्रैक्ट समझ के अगर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो एग्रीमेंट हम लिखते उस पे थोड़ा ढंग से, सही तरीके से, आजकल तो वो शुरू भी हो गया, क्या बोलते हैं उसको, प्री मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट, पीएमसी, या प्री मैरिटल अग्रीमेंट, पीएमए। शादी से पहले पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, लड़का लड़की दोनों मिलकर बनाते हैं कि ये शादी में, मतलब मैं पसंद करूंगी कि मैं चाहती हूं कि तुम ये करो, और ये नहीं कर सकते वरना तलाक होगा, तो फिर ये शर्तें होंगी। तो अगर ये बिजनेस की तरह करना होता कि कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि हाँ बैठ के बातचीत कर ली, जैसा कि आजकल होता है। आजकल शादी करने के लिए जब लड़का लड़की देखने जाते हैं एक दूसरे को, तो माँ बाप और लड़का लड़की, लड़की, उनका सवाल ये होता है कितना कमाती हो, काम क्या करती हो, घर का कौन सा काम आता है, करोगी या नहीं करोगी, घर वालों के साथ रहोगी या नहीं रहोगी। मतलब पहले ये था कि हम तुम्हारी लड़की ले रहे हैं तो वो काम तो नहीं कर रही, तो ठीक है, उसका खर्चा जिंदगी भर का दहेज के रूप में तुम दे दो। अब ये है कि ठीक है, हमें दहेज नहीं चाहिए, लड़की कमाने वाली होनी चाहिए, ताकि वो अपने लिए भी पैसे कमाए, अपना भी खर्चा संभाले और हमारा भी खर्चा संभाले। मतलब हमें भी कभी जरूरत पड़े तो उसका पैसा काम आ सकता है, और साथ में घर का भी सारा काम करे। जहां लड़का रहता है वहां लड़की अपनी नौकरी छोड़ के शिफ्ट हो जाए, लड़का शिफ्ट नहीं होगा। हाँ, अगर लड़की विदेश में है और लड़का यहाँ से है, तो लड़का खुशी खुशी शिफ्ट होगा वहां नौकरी ढूंढने के लिए। तो वो कहती है कि अगर हम 1 या 5 साल का रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते, तो बेहतर होता। एक के पूरी जिंदगी इसके साथ रहेंगे। शायद अगर ये बिजनेस की तरह हम इस शादी को, की चीज को इस समाज में हैंडल करते, शायद हम उस हद तक भी आ जाते कि शायद हम 1 या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाते कि हाँ हाँ, तेरे साथ में सिर्फ 5 साल रहूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा रिन्यू करना है कि आगे बढ़ना है। नॉट अ बैड आइडिया वैसे। वैसे भी आजकल शादियां तो साल भर भी नहीं टिकती हैं। शायद हम ऐसा करते कि कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हम ये बात कर लेते कि वाइफ और हस्बैंड वुड हैव पेड टाइम एट होम व्हाइल ही और शी रेज द चिल्ड्रन। कि अगर बच्चे होते हैं तो मियाँ और बीवी दोनों, माँ और बाप में से कौन कितना समय बच्चों के साथ बिताएगा। और इस तरह की और बहुत सारी बातें, अंत तक अनंत बातें हो सकती हैं। इस हिसाब से कि दोनों की क्या पसंद है, या वो क्या सोच के शादी कर रहे हैं, क्या वो पैसे के हिसाब से कर रहे हैं, क्या वो साथ के हिसाब से कर रहे हैं, क्या वो सेक्स के लिए कर रहे हैं, क्या वो मतलब हो सकता है कि एक आदमी के कुछ वाइल्ड फैंटेसीज हों कि मुझे तो बस ये चाहिए शादी में, और बीवी बोले हाय राम, मैं तो यहाँ बच्चे पैदा करने आई हूँ, ये सब तो नहीं होगा मुझसे। अब ये शादी के बाद पता चले। और ऐसा एक केस अभी रिसेंटली मेरे पास एक आया था, एक क्लाइंट का, जिसमें आ, पत्नी चाहती थी कि हम ये करें, वो करें, वैसे करें, ऐसे करें,
और पति बेचारा सीधा साधा, और वो चाहता था कि नहीं नहीं मुझे तो सीधी सादी जिंदगी चाहिए। अब यही बातें अगर पहले हो गई होती तो बेचारों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। अब वो पता नहीं डिवोर्स लेते हैं क्या करते हैं, और इस चक्कर में आ, पता नहीं, शायद उस औरत वो अपने पति से खुश ना होने की वजह से, हो सकता है किसी और के साथ अफेयर कर रही हो या ना कर रही हो। अफेयर करने के आजकल बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सामने सामने शारीरिक संबंध बनाने हैं। आजकल वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, कंप्यूटर, ये वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये उन चीजों में मदद नहीं करता है जिनके साथ हम विवाह करते हैं और जीवन भर का अनुबंध रखते हैं। एक मिनट, मतलब के it does not help things that we who marry make a lifetime contract with the nuts and bolts shrouded in wedding veils and pastel berry bond net packings of bird seed. Oh my god. ये उन चीजों में मदद नहीं करता है जिनके साथ हम शादी करते हैं और शादी के घूंघट में लिपट लिपटे नट बोल्ट, मतलब कि हम इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, हाँ कि शादी के बाद मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये करूंगी, ये नहीं करूंगी, तुम ये करोगे, तुम वो नहीं करोगे, ऐसे वैसे। इससे शादी में कोई मदद नहीं मिलती है, इससे कोई शादी सुखी नहीं हो जाएगी, क्योंकि जिसने निभाना है उसने बिना एग्रीमेंट के भी निभा देना है। और इससे कोई गारंटी नहीं है कि ये शादी जिंदगी भर चलेगी, बल्कि मेरे हिसाब से तो शायद नहीं चलेगी। आजकल लोगों ने शादी का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए भी ज्यादा करना शुरू कर दिया है क्योंकि फिर डिवोर्स के जो एलिमनी वगैरह के जो शर्तें होती हैं वहां जाकर परेशानी ना हो। तो इससे कोई मदद तो मिलने वाली नहीं है कि आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बेहतर होगी और शादी लंबी चलेगी, ऐसा तो होने नहीं वाला है। हालांकि सभी धार्मिक विवाहों में केंद्र में एक वास्तविक उपहार है, एक अनंत निर्माता। जब आप दिल से, प्यार से, धार्मिक तौर पर विवाह करते हो तो उसके अंदर एक धागा है। आप दोनों एक दूसरे से धागा भले तोड़ लो, वो धागा कैसे तोड़ोगे? और वो है उस अनंत निर्माता का। जैसे कि कुओं कहते हैं, इन अ मेटाफिजिकल covenant there is a third party which overshadows both entities। मतलब कि जब आप किसी क्या कहते हैं उसको, धार्मिक जगह पर जाते हो तो वहां पर आप दोनों के अलावा एक तीसरा पक्ष होता है, दोनों संस्थाओं पर हावी, ऊपर वाला। आप इसे सृष्टिकर्ता कह सकते हैं, शायद हम इसे जीवित प्रेम कहना ही सर्वोत्तम चाहेंगे। हम उसे प्यार कहते हैं, वो प्यार जो जिंदा है, हर पल में हर जगह एक सा है। आप इसे भगवान कह सकते हो। जो लोग शादी नहीं करते और साथ मिलकर प्यार की तलाश करते हैं वे अकेले ही प्यार की तलाश करते हैं। जो लोग शादी नहीं करते, जैसे डॉन और कार्ला, वो लोग शादी नहीं करते लेकिन साथ में रहते हैं और एक दूसरे से प्यार चाहते हैं और करते हैं। सीक अलोन फॉर द फेस ऑफ लव, वो सिर्फ प्यार के लिए साथ रहते हैं। जो लोग विवाह की वाचा के माध्यम से खोज करते हैं वे अपनी वैवाहिक खोज में वह सब शामिल करते हैं जो वे चाहते हैं। जो लोग धर्म के हिसाब से शादी करते हैं और उसके अंदर वो सारी उम्मीदें, नॉट भावनाएं, इच्छाएं कि हाँ मैं शादी के बाद ना ये करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, वो कमा के लाएगा, मैं खर्चा करूंगी, मैं किटी पार्टीज में जाऊंगी, मेरी सास घर संभालेगी, वो बच्चे संभालेगी। इस तरह से जो लोग शादी करते हैं ना, वो अपनी शादी में इतना सारा बहुत कुछ भर देते हैं जो वो चाहते हैं। ये उन लोगों को जो विवाह के आध्यात्मिक अर्थ को समझते और समझते हैं, मीनिंग ऑफ मैरिज अ ग्रेसफुल, बार बार क्यों लिखा है, एक शालीनता और कोमलता प्रदान करता है जो अन्यथा स्वाभाविक रूप से नहीं आती। दिस गिव्स टू दोज हु ग्रास्प एंड अंडरस्टैंड द मेटाफिजिकल मीनिंग ऑफ मैरिज अ ग्रेसफुलनेस एंड अ टेंडरनेस दैट वुड नॉट कम नेचुरली अदरवाइज। मतलब
okay, 1 second. Those who seek through the covenant of marriage incorporate that which they seek. जो लोग प्यार चाहते हैं शादी से, वो उस शादी में सिर्फ प्यार चाहते हैं, और उसके अंदर क्योंकि वो चाहते हैं तो पूरे दिल से उसमें प्यार भर भी देते हैं। और इससे क्या होता है कि वो पूरी तरह से शादी का आध्यात्मिक मतलब समझते हैं, और उसे बड़े तरीके से प्यार से संभाल के निभाते हैं, जो आम तौर पे और लोगों को शायद नहीं आएगा ऐसा करना। तो ये था, 35 मिनट्स हो गए, ठीक है, मैं पार्ट 2 बाद में कर लूँगी कल। अगर कल नहीं, कल, आज फ्राइडे, अच्छा कल तो पा बिजी हैं, ओके, देखते हैं। ओके, सो इसका पार्ट 2 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई विल सी यू, बाय।